नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास के दूसरे पाठ यूरोप और भारत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि यूरोप में किस तरह से पुनर्जागरण युग की स्थापना हुई, किस तरह से वहाँ पे धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, भौगोलिक खोज हुए, पुनर्जागरण युग का आरंभ हुआ। फिर उसके बाद हमने देखे जो क्रांतिकारियों ने जो क्रांति की थी, जैसे वैचारिक क्रांति यूरोप में हुआ था, राजनीतिक क्रांति हुई थी, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, अब फ्रांसीसियों द्वारा जो राज्य क्रांति की गई थी। इन सब घटनाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि यूरोप किस तरह से भारत में आकर अपने उपनिवेश स्थापित करता है, साम्राज्य करता है, अपना अधिकार जमाता है। तो इसके लिए बच्चों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि तुर्कियों ने सन 1453 ईस्वी में किस तरह से वहाँ के साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको जीत लिया था, और इसी मार्ग से यूरोप और एशिया के बीच में व्यापारिक संबंध होते थे। लेकिन जब तुर्कियों ने इस नगर को जीत लिया था, तब यूरोप को एशिया और उनके विभिन्न देशों के साथ व्यापार करने के लिए उन्हें मुश्किल होता था। इसलिए उन्हें अलग अलग मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले यूरोप ने 15वीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविकों ने भारत जाने के लिए मार्ग की खोज करना शुरू किया। तो उसमें से जो सबसे पहला व्यक्ति था वो थे नाविक बार्थोलोम्यू, जो 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू ने भारत के मार्गों की खोज करते हुए वह पहुंच गए अफ्रीका के दक्षिणी छोर में। फिर उसके बाद 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिमी दिशा से निकलकर और वे कहाँ आ गए, अमेरिका महाद्वीप की ओर पहुंच गए। तो देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के बाद यूरोप ने अपने उपनिवेश अमेरिका में स्थापित किए थे व्यापार करने की दृष्टि से। ठीक इसी तरह से इंग्लैंड ने भी अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए थे अमेरिका में। तो अब इसी कड़ी में आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा, और ये निकलते हैं यहाँ से जहाँ पे इसने छोड़ा था। नाविक बार्थोलोम्यू ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा था, और ये जो वास्को द गामा थे ये यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं मार्ग की खोज करने के लिए, भारत की ओर जाने के लिए, और ये पहुंच जाते हैं भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह में। अब देखो यहाँ पे भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह में आएंगे, और यहीं से ही यूरोप में व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगा। तो सबसे पहले जब खोज हो गया मार्ग की, तब यूरोप ने एशिया और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हुए, और इस व्यापार में उन्हें इतनी वृद्धि हुई, इनकी जो व्यापार हुआ था उसमें धन संपत्ति इतना हुआ था कि अनेक कंपनियों का उदय धीरे धीरे होते गया। तो अगला पॉइंट यही है बच्चों, व्यापारिक कंपनियों का उदय। किस तरह से व्यापारिक कंपनियों का उदय हुआ था? देखो बच्चों, नए समुद्री मार्ग की खोज होने के पश्चात यूरोप में व्यापार करना बढ़ गया था, वहाँ की धन संपत्ति बढ़ने लगी थी। तब यूरोप का अन्य देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध हो रहा था, तो इसके कारण से ही नई नई कंपनियों का उदय हुआ। तो इसमें से देखिए आप ध्यान से कि पहला है नए समुद्री मार्गों की खोज हो जाने के बाद पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ गया, और इस तरह से किसी एक व्यापारी के लिए यहाँ से कच्चा माल भेजना यह बहुत मुश्किल का काम था। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी जो थे वो इकट्ठा होकर व्यापार करना प्रारंभ कर दिए थे। तो देखो यहीं पे किसी एक व्यापारी के लिए जहाज द्वारा विदेश में माल भेजना संभव नहीं हुआ। अब इतना बड़ा व्यापार करना है तो कोई एक व्यापारी अगर किसी एक जहाज से समुद्री मार्ग से माल भेजेगा तो उसके लिए वह संभव नहीं होता है, और इसीलिए वहाँ पे जितने भी व्यापारी थे वह इकट्ठे होकर व्यापार करने लगे। इससे क्या हुआ कि यूरोप की जो धन संचय था वो उसमें वृद्धि हुई, और आर्थिक दृष्टि से यूरोप संपन्न बना। तो इसमें यही है कि अनेक व्यापारी मिलकर व्यापार प्रारंभ करना
शुरू किया, जिससे व्यापारिक कंपनियों का उदय हुआ। अब इससे इस होड़ में बहुत सारे व्यापारिक कंपनी आ गए व्यापार करने की दृष्टि से, और इससे क्या हुआ, यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। जैसे कि ये व्यापार बढ़ने के कारण वहाँ पे धन संचय अधिक होने लगा, और इस धन का उपयोग वह पूंजी के रूप में बड़े बड़े उद्योग धंधों में लगाने लगे, जिसके कारण यूरोप की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई और वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कदम रखा। तो अब हम देखेंगे पूंजीवाद का उदय। पूंजीवाद का उदय किस तरह से हुआ, तो देखो बच्चों, समुद्री मार्ग से होने वाले जो पूर्वी व्यापार लाभप्रद होने लगा। किसे लाभ होने लगा इस मार्ग से जो व्यापार चल रहा था, यूरोप को। तो इसी तरह से यूरोप मार्ग से जो पूर्वी व्यापार लाभप्रद होने लगा, तो फिर यहाँ पे यूरोप में व्यापारिक कंपनियों का स्थापना होने लगा, और यहाँ पे यूरोप में होने वाले धन संचय का उपयोग वो किस रूप में करने लगे, पूंजी के रूप में करने लगे, और उनके उद्योग धंधों में बढ़ोतरी हुई। इस तरह से यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। अब देखो बच्चों, अगला है उपनिवेशवाद। देखो बच्चों, जैसे कि मैं बताई, अगला है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, जब एक देश दूसरे देश या प्रदेश में अपने कोई भी छोटे से भूभाग पर अपना कोई बस्ती निर्माण करता है व्यापार की दृष्टि से, या कोई कंपनी या कोई गोदाम स्थापित करता है व्यापार करने के लिए, तो उसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे कि अमेरिका में उपनिवेशवाद कौन कौन स्थापित किया था, यूरोप ने किया था। उसके बाद 13 उपनिवेश स्थापित इंग्लैंड ने किया था अमेरिका पर व्यापार की दृष्टि से करने के लिए, वहाँ पे 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। ठीक इसी तरह से उपनिवेशवाद क्या होता है बच्चों, जब हम व्यापार करने की दृष्टि से किसी दूसरे के प्रदेश में जा करके वहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, अधिकार स्थापित करते हैं, उसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो अभी से समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान देखिए कि जो प्रदेश आर्थिक और सैनिक दृष्टि से बलशाली होता है, ताकतवर होता है, वो अपने ताकत के बल पर दूसरे के प्रदेश में जाकर उनके भूभाग पर व्यापार करने के लिए वहाँ पे अपनी कंपनियों का निर्माण करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। देखिए यहाँ पे आर्थिक और सैनिक दृष्टि से बलशाली कोई देश अपने सामर्थ्य के बल पर, मतलब अपने ताकत के बल पर दूसरे देश पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करता है, तब उसके इस कार्य को हम क्या कहते हैं बच्चों, उपनिवेशवाद। अब इसी तरह से देखिए साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद थोड़ा मिलता जुलता है, आप इसे ध्यान दीजिए। साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद जब कोई विकसित राष्ट्र जो आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होता है, वह विकसित राष्ट्र जब दूसरे अविकसित, जहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, अविकसित है, वहाँ पर जाकर अपनी साम्राज्य स्थापित करता है व्यापार की सुविधा की दृष्टि से, तो उसे ही हम साम्राज्यवाद कहते हैं। और वहाँ पे उनका पूरा राजनीतिक अधिकार होता है, स्थापित करने के बाद जितना भी अधिकार होता है व्यापार करने का, सब इन्हीं का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद यहाँ पे देखिए, जब कोई विकसित राष्ट्र, मतलब आर्थिक दृष्टि से संपन्न, सैनिक दृष्टि से संपन्न, जब कोई भी राष्ट्र अविकसित, जहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है, ऐसे राष्ट्र पर अपने अधिकार करता है, उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे कि यूरोप ने अफ्रीका और एशिया में अपने बहुत सारे साम्राज्य स्थापित किए थे। तो अब देखिए बच्चों, अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। देखो बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इस कंपनी का उद्देश्य था कि भारत के सभी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना, और यह जो यहाँ के ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इसी तरह से मुगल बादशाह जहांगीर शाह से अनुमति लेकर के सूरत में अपने गोदाम स्थापित किए थे। तो ये तो हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हम किस उद्देश्य से करते हैं, भारत और भारत के विभिन्न देशों के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध स्थापित करना था, उसके लिए हम करते हैं। और ये जो अंग्रेज थे, उन्होंने किससे अनुमति ली थी, जहांगीर से, मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति लेकर इन्होंने कहाँ गोदाम स्थापित किया था, सूरत में, व्यापार की सुविधा की दृष्टि से। तो ये तो हुआ ब्रिटिश इंडिया कंपनी। अब देखो बच्चों, अगला है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष हो रहे थे, वह किस मुद्दे को लेके हो रहे थे, तो देखो बच्चों, जो व्यापार चल रहा था उस समय, जो व्यापार की लहर उठी थी एक दूसरे देश
साथ व्यापार करने के लिए, लाभ कमाने की दृष्टि से। तो ये दोनों लोग उस व्यापारिक स्पर्धा में प्रतिद्वंदी बने, आमने सामने उतरे। ये बोल रहे थे कि मैं व्यापार करूंगा, वो इसी होड़ में एक दूसरे के सामने उतरे। और उसी समय कर्नाटक में नवाब पद के लिए वहाँ पर संघर्ष चल रहे थे और इन्होंने उसी में अपना भी योगदान दिया और इसी दोनों लोग उसी युद्ध में उतरे। तो कर्नाटक में कुल नवाब पद के लिए 3 युद्ध हुए थे। और इसी तरह से जब तीसरा युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो उसमें निर्णायक के रूप में जो फ्रांस थी उसकी पराजय हुई और अंग्रेजों की उसमें जीत हुई, वो विजयी घोषित किए गए। तो अब इसके बाद हमारे देश में मतलब कि जो अंग्रेजों के सामने भारत में कोई दूसरा विरोधी खड़ा नहीं हुआ और हमारे भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हुआ। तो देखो बच्चों, आज हमने इस कक्षा में क्या क्या पढ़ा कि किस तरह से यूरोपीय लोगों ने समुद्री मार्ग की खोज करते करते हुए भारत में आए और किस तरह से पूंजीवाद का विकास हुआ, नई नई कंपनियों का स्थापना हुई, किस तरह किसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं, साम्राज्यवाद क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की कक्षा के अनुसार बच्चों आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि पूंजीवाद का उदय किस तरह से होता है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख करके शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप पे भेजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।